अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। एक मुहावरा मशहूर है या एक कहावत मशहूर है कि हाथी जब छोटा रहता है तब से उसके पाँव को एक चेन से बांधकर ज़मीन में एक कुंडी गाड़ दी जाती है। वो लाख कोशिश करता है कि अपनी पैर को निकाल के आगे बढ़े, लेकिन चूँकि बना हुआ रहता है उसके बाद में उसके ज़हन में ये चीज़ आ जाती है कि अब मेरे बस की बात नहीं है कि मैं ये चेन तोड़ूं और निकल के चले जाऊं। बाद में वो रेजिस्ट करना भी बंद कर देता है, या जो जिद्दोजहद रहती है उसकी आज़ादी की, वो भी बंद कर देता है। तो चुनाचे जब बड़ा हो जाता है तो उसके बाद उसको एक आदत रहती कि जब भी मैं बना हुआ हूँ, तो हालांकि बड़ा होने के बाद तो आसानी से निकाल ले सकता, लेकिन चूँकि ज़हनी तौर पे वो मफलूज हो जाता है तो वो समझता है कि अब वो चेन नहीं तोड़ सकता। वैसे ही एक और एक मिसाल है, गाय के बच्चा जो होता, बछड़ा जिसे कहते हैं, उसके गले में भी रस्सी जब डाल के माँ से अलग कर दिया जाता तो वो काफ़ी उछल कूद करता है, इधर भागने की उधर भागने की, माँ के करीब जाने की। लेकिन रस्सी तो रहती है मगर रस्सी तोड़ नहीं सकता। लेकिन जब रस्सी खोली जाती तो वो पहले उछलने की जो आदत रहती है उसमें कूदता है, लेकिन गिर के उसके बाद उसको समझ में आ जाता है कि गिर कर ही संभल जाना, जो मुहावरा आया था, ऐसा ही कुछ बछड़े से समझिए कि अक्स किया गया था। एक और मिसाल देता हूँ मैं कि जब दो मिसाल हो गए तो एक और मिसाल भी दे देता हूँ कि एक मिसाल ये है कि ज़िंदगी तो ऐसी है कि वो बेवफा है, कभी भी किसी का भी साथ छोड़ के चले जा सकती, चाहे किसी की भी ज़िंदगी हो। लेकिन मौत ऐसी है कि मौत यकीनी है, ये हमारा ईमान भी यही है। लेकिन मौत यकीनी है और मौत आपको साथ लेके जाने वाली है, ये एक चीज़ होती। लेकिन चलिए ये तीसरी मिसाल हो गई, लेकिन ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि लीडर अक्सर ये समझता है कि वो हर वक्त अपनी कुर्सी को चिपक के बैठे रहेगा। ये ख्वाब देखता है कि मैं हर वक्त चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, बहरहाल जो भी है, गवर्नर जो भी है, मैं रहूँगा, ये सोच लेके वो कुर्सी की तरफ अपनी नज़र रख के बैठता है। मगर फ़िरौन को भी मौत आई थी। मौत तो सिर्फ मौत नहीं आई थी, मौत भी ऐसी आई थी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों को लेके दरिया पार करके निकल गए तो और जब मौजें आ रही थी तो उसमें फ़िरौन पानी में डुबो दिया गया था और लहर के साथ वो ऊपर आता था, फिर वापस पानी में चले जाता था। एक वक्त ऐसा भी आया, बोलते ये किताबों में लिखा है कि एक वक्त ऐसा भी आया कि जब फ़िरौन जब बाहर निकलने के बिल्कुल उसके रास्ते बंद हो गए, ऐसा दिख रहा था कि अब आखिरी वक्त आ गया है और शायद कलमा पढ़ना चाह रहा था, ये कहा जाता है। उसमें ये है तो फरिश्ते उस वक्त उसके मुंह में मिट्टी ला के भर रहे थे, क्योंकि वो कलमा अगर पढ़ लेता तो फिर उसकी बख्शिश हो जा सकती थी। तो बहरहाल ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन अगर देखेंगे तो इसी महीने में दो चीज़ हुए हैं, दो वाक़यात हुए हैं। एक तो हुआ है कि भारत झुनझुनवाला, जो बहुत बड़े स्टॉक मार्केट के मालिक थे, तकरीबन 40,000 50,000 करोड़ के मालिक भी थे और स्टॉक्स में उनका काफ़ी दबदबा चलता था, उनकी मौत हो गई। खैर ख़राबी सेहत की वजह से समझिए उनकी मौत हो गई। लेकिन टाटा सन्स के चेयरमैन भी रहे हैं साइरस मिस्त्री, उनकी भी तखमीनी जो लागत बताई गई है वो तकरीबन 60,000 करोड़ की बताई गई है। तो इनकी भी अचानक सड़क हादसे में मौत हो जाती है और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौत और ज़िंदगी के लिए जो बात हो रही थी। बोलना ये है कि स्टॉक ब्रोकर हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सीएम हो, पीएम हो या गवर्नर हो, बहरहाल आप समझ गए होंगे कि कोई भी हो, किसी की भी ज़िंदगी कोई ऐसा यकीनी तौर पे नहीं हो सकती। लेकिन मुल्क में नोटबंदी, लॉकडाउन और कोविड के बाद से अब असल बात यह है कि यहाँ पे आप थोड़ा तवज्जो से सुनिए कि मुल्क में नोटबंदी, लॉकडाउन हुआ, कोविड के बाद से या अनप्लैंड इक़दामात के वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं और अभी तक भी वो चीज़ उस परेशानी के आलम से अभी भी बाहर नहीं निकले। काफ़ी बिजनेसेस अभी भी ठप पड़े हुए हैं, नेगेटिव में चल रहे हैं। अगरचे कि कंपनी अच्छी नहीं चली, लेकिन स्टॉक मार्केट ज़रूर भाग रहा है। शायद अमेरिका से, लंदन से जो पैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे थे, इसीलिए स्टॉक मार्केट भाग रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग हैं या हिंदुस्तानियों की जो हालत है वो आजकल बहुत ख़राब है, बल्कि गुज़िश्ता 4 साल से, 8 साल में 4 साल से तो काफ़ी हद तक ख़राब है। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक रिपोर्ट आई है या उसके जो इदाद व शुमार आए हैं, उसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान में हर साल तकरीबन बल्कि 2021 में
सबसे ज़्यादा लोग जिनकी तादाद थी 1,65,000, ये लोग खुदकुशी किए हैं। और इसमें ये भी कहा गया है कि 25% यानी तकरीबन 42,000 लोग जो डेली वेज अर्नर्स थे वो उन्होंने अपनी जान दे दी है, या जो भी हालात हैं उससे तंग आकर अपनी जान दे दी है। और 1,65,000 में ये भी कहा गया है कि 1,18,000 के बल्कि 1,19,000 के करीब लोग मर्द लोग थे जिन्होंने खुदकुशी की है। इसमें भी और ब्रेकडाउन है, उसमें यह है कि तकरीबन 37,000 मर्द लोग जो रोज़ाना कमाते थे उन्होंने अपनी जान दी है। सेल्फ एम्प्लॉयड के जो लोग थे उसमें तकरीबन 18,000, मैं राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ ताकि आसानी से वो हो सकता, 18,000 लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे जिन्होंने अपनी जान दी थी और 11,000 अनएम्प्लॉयड लोग थे जिन्होंने अपनी जान दी है। अब ये बात क्यों आ रही है? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ फ्रीबीज जो ख़त्म करने की बात आ रही है, जो सब्सिडीज़ हैं, जो रियायत दी जा रही है उसको ख़त्म करने की बात आ रही है। तो इसी में मैं ये ख़ुदकुशी की और जो माशी बदहाली है, अनप्लान्ड इक़दामात की वजह से जो लोग परेशान हैं उसकी तरफ अपनी बात को ले जा रहा हूँ। उसमें यही कहूँगा कि गैस सिलेंडर को आप 1,200 रुपये कर दिए, पेट्रोल 100 रुपये कर दिए, दूध, बिस्किट, दाल, ब्रेड, आटा, हर एक पर GST आप लगा के थोप के आम हिंदुस्तानी को या 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को आप परेशान करके रखे हैं। उसी तरह इसमें 140 करोड़ में जो लोग किसान तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो ज़राअत से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी बेचारों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो देनी चाहिए थी वो भी उन्हें नहीं दी जा रही है। जो लोग हज को जाते थे उनके आप सब्सिडी ख़त्म कर दिए, उनको कमर्शियल किराया देकर हज को जाना पड़ा है। जो लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे उनको भी कंसेशन जो मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है। अब जो नौजवान तबके की बात है उसमें यह है कि नौजवान तबके एजुकेशन जो है ख़ास तौर पे, या टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट होनी चाहिए उस पर भी आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि 2% बजट का 2% हिस्सा सिर्फ एजुकेशन पे जाता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला अब आगे चल के वो आने वाला है वो है हेल्थ। हेल्थ पर भी कोई ज़्यादा तवज्जो यहाँ पे नहीं दी जा रही है, अगरचे कि ये रिपोर्ट भी अभी हाल में आई है कि कैंसर हिंदुस्तान में सेकेंड लार्जेस्ट किलर डिजीज़ बनने जा रहा है। आइंदा 15 साल में ये चीज़ होने जा रही है। लेकिन बात यह है कि ये सब चीज़ हो रही है और आखिर हर महीना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो 1 लाख करोड़ के करीब, या कभी 94,000, 95,000, कभी 1 लाख, कभी 1.25 लाख करोड़ रुपए जो GST के तौर पे उसूल किए जाते हैं, ये GST की बात है। इसके अलावा इनकम टैक्स है, फ़ॉरेन से जो आमदनी होने वाली है, ये सब होने वाली है कि 12 लाख करोड़ रुपए अगर GST ही आपको मिलता है तो इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस है, सेस है, इनकम टैक्स है, ये सब चीज़ों से जो आपको पैसे मिल रहे हैं, फिर आखिर हिंदुस्तान में ये पैसे कहाँ चले जाए? चलिए आइए उसके ऊपर भी एक बात करता हूँ कि ये पैसे कहाँ गए हैं। मेहुल नाम का आदमी 20,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया है। 10,000 करोड़ रुपए लेके एक ललित मोदी भाग गया। इसके बाद विजय माल्या आप ही का आदमी था, वो भी भाग गया। 6,000 करोड़ रुपए लेके संदेश भाग गया। तो बहरहाल ये जो लिस्ट है ये तो भगोड़े लोगों की लिस्ट है जो हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए हैं, या हो सकता कि सांप की मदद थी, सांप का इशारा था, इसके लिए उनको ग्रीन चैनल मिला या क्लियर पैसेज मिला, वो लोग भाग गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैंक से कर्जा लिए हैं और बैंक को अदा नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान के बैंक्स की हालत भी बहुत ख़राब होती चली जा रही है। कोई भी इकोनॉमी में यकीनन बैंक की बहुत हालत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन बैंक की हालत ख़राब हो रही है। तो इस पे भी अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपए के लोन, बैड लोन्स जो लोग अदा नहीं कर रहे थे, वो आप माफ़ कर दिए। इसके अलावा चलिए और एक मिसाल है, वो ये है कि जो आदमी 4 साल पहले तक कुछ भी नहीं था, या 8 साल पहले तक कुछ भी नहीं था, वो बम्बई टेररिस्ट अटैक के टाइम पे ताज में मौजूद रहता है खाना खाते वक्त। उसके बाद बहरहाल उनको सांप की मदद या इशारा बहुत ज़्यादा मिल गया। तो अड्डू भाई है हमारे, आप समझ गए होंगे कि कौन है अड्डू भाई। उसमें अगर आप देखेंगे तो उनको 1 लाख करोड़ रुपए का लोन इमीडिएट 2014 में हुकूमत आने के बाद से ही उनको कर्ज़ों की बारिश होने लगी। 1 लाख करोड़ के करीब उनके कर्जे थे 2016 तक। और
अब अगर देखेंगे तो इन 8 सालों में अड्डू भाई पे जो मोहब्बत निछावर हुई है, उसमें अगर देखेंगे तो 1 लाख करोड़ का खर्च था, अब बढ़कर 2,50,000 करोड़ का खर्च उन पे है। वो लोन्स लेकर अपनी कंपनी में 2,50,000 करोड़ रुपए अभी लगा के रखे हैं। ऐसा है, ये तो ऐसा है कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का जो पिक्चर आया था उसमें था सलामत रहे दोस्ताना हमारा, उसी गाने के मज़दाक मैं समझता हूँ कि सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ये जो करोड़ों रुपए, जो इतने लाखों रुपए आप चले जा रहे, वादा तो बहुत हुआ था, वादा तो शायद ये भी हुआ था कि हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आने वाले हैं, और बेचारे लोग 2014 से 19 तक इंतज़ार में थे। 19 में ये उम्मीद लगा के बैठे कि अब 24 तक शायद 15 लाख करोड़ आएंगे, मगर मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक सिग्नल पे लाइट तो खुली थी राइट की, लेकिन लेफ्ट के तरफ आपकी गाड़ी मुड़ गई, और वो जो 15 लाख करोड़ हमारे को मिलने वाले थे या हर हिंदुस्तानी को मिलने वाले थे, वो शायद मैं समझता हूँ कि लेफ्ट को बड़े बड़े अड्डू भाई हो या और ऐसे जो भी भाई हैं, उनके पास ये पैसे चले गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतने पैसे आने के बाद भी ये जिस तरीके से चले जा रहे हैं पैसे, इसका एक अंदाज़ा होना या इसके ऊपर कोई बात होना ज़रूरी है, वरना तो ऐसा होगा कि अभी फ़िलवक़्त तो लोग 4 रुपये किलोमीटर मोटरसाइकिल पे आपको खर्च पड़ रहा है पेट्रोल के हिसाब से, और अगर गाड़ी में जाते हैं तो ये 10 रुपये तक किलोमीटर के हिसाब से आपको खर्च पड़ रहा है। तो आपकी जो आमदनी तो उतनी ही है, लेकिन ये पैसे जो चले जा रहे हैं ये ख़ास तौर पे पेट्रोल में चले जा रहे हैं। इसके अलावा जीएसटी की जो बात आई थी उसमें दूध हो, ब्रेड हो, रोटी हो, दाल हो, इस पे भी जीएसटी लगा है, तो वहाँ भी आपको काफ़ी पैसे चले जा रहे हैं। लेकिन एक और बड़े साहब का नाम था, वो DHFL की एक कंपनी थी, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, उसने 34,000 करोड़ रुपए का एक घोटाला किया था, और वो भी अभी फ़िलवक़्त घोटाले में है। लेकिन यही साहब ने 29 करोड़ रुपए भी साहब की पार्टी को डोनेशन दिया था, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बहरहाल ये किधर जा रहा है और कैसा होने वाला है, इसका कोई अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात थी, नौजवान तबका अभी भी उम्मीद भरी नज़रों से 2 करोड़ नौकरियों की तरफ देख रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ता चले जा रहा है। अब ये बात भी आना शुरू हो गई है, अगरचे कि तेलंगाना में ये चीज़ हो गई है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये बात आ रही है कि अब वजीफ़े की उम्र को तकरीबन 65 ईयर्स करने की एक ख्वाहिश जाहिर की जा रही है। ये आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं करके उसको मेन स्ट्रीम में लाके 65 साल उम्र करने की बात है। अब 65 साल उम्र हो गई तो एक तरफ तो नौजवान तबका परेशान हो जाएगा नौकरी नहीं मिलने से या बेरोज़गारी से, दूसरी इसके पीछे का जो पहलू ये है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम आज रिटायर होता है तो गवर्नमेंट को उसकी ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, ये पैसे देने पड़ते हैं या वापस करने पड़ते हैं जो अपनी इतने साल की सर्विस में वो जमा किया। क्या इस रकम को ना देने की हालत में होने की वजह से गवर्नमेंट उम्र बढ़ा रही है? अगर बढ़ा रही है तो ये बात भी कहता चलूँ मैं कि हिंदुस्तान भर में आज 60 साल के ऊपर के लोगों की तादाद तकरीबन 10 करोड़ के करीब आसपास, लगभग 10 करोड़ के करीब है, और ये लोग अगर इसमें या 1% ऑफ द पॉपुलेशन, 1 करोड़ लोग गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसमें कहा जाता है कि ये लोग यहाँ पे मशगूल है, तो क्या हुकूमत के पास इनको पैसे देने के लिए नहीं है? और अगर 65 साल उम्र होती है तो 5 साल के बाद ऐसा कहाँ से अलाउद्दीन का चिराग घसे जाने वाला है जिससे कि ये लोग या इन लोगों को जो रिटायर होने वाले हैं 65 साल होने के, उनको पैसे मिलने की एक उम्मीद है या गवर्नमेंट दे सकने के कैपेसिटी में रहेगी या दे सकने के मौक़िफ़ में रहेगी, ये आगे चल के वक्त ही बताएगा। बहरहाल ये सब चीज़ें हैं, ऐसी चल रही हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि या ये कहा जाए कि तेलंगाना की ज़बान में, तेलंगाना की उर्दू में या तेलंगाना की दक्कनी ज़बान का मुहावरा ये है कि बंदर के हाथ में वस्तरा। तो शायद उसी तरीक़े से ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जिस अंदाज से चलाई जा रही है वो आगे चल के सिर्फ अच्छे दिन तो नहीं लेकिन बुरे दिन ही आने वाले हैं। अगर 2024 में कुछ तब्दीली होती है तो शायद हो सकता
मगर ऐसा है कि जो डैमेज हो जाता है उसको, या बिल्डिंग तोड़ी जाती है तो फिर से बिल्डिंग को तामीर करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी से मैं समझता हूँ कि कमर कस लेना ज़रूरी है। आगे चल के वक्त किस मोड़ पर कौन सा भयानक ख्वाब दिखाएगा या हकीकत को आपके ऐसे सामने लाएगा, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि मैं यही कहूँगा कि सब मुसलमानों को, हिंदुस्तानियों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी को मैं समझता हूँ कि आँख खोलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आगे वक्त बहुत ख़तरनाक आ रहा है और जिस तरीके से हुकूमत चल रही है उससे तो काफ़ी हद तक परेशानी हो सकती है। अब भारत जोड़ो यात्रा के नाम से राहुल गांधी भी निकल पड़े हैं, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया तक जाने वाले हैं। 3750 किलोमीटर 150 दिन में वो तय करने का एक निशाना मुकर्रर किए हैं, लेकिन ये जा रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने का इरादा है। फिर नॉर्थ इंडिया या यूपी, बिहार, बंगाल और दूसरे जो ईस्टर्न पार्ट्स, ईस्टर्न सेवन सिस्टर्स जिसे कहा जाता है, वो स्टेट्स का शायद बाद में फिर ऐलान होता होगा, लेकिन फिल वक्त भारत जोड़ो की जो तहरीक शुरू हुई है, मैं समझता हूँ कि ये भारत जोड़ो की तहरीक भी कोई नई नहीं है। अगर देखा जाए तो 1992 के बाद से, बम्बई फसादात के बाद से, जब हिंदू मुस्लिम में दरार या हिंदू मुस्लिम मुसलमानों के रिश्तों में जब दरार पड़ी थी, तो उस वक्त के कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मशहूर हिंदी फिल्मों के एक्टर सुनील दत्त या संजय दत्त और प्रिया दत्त के वालिद, उन्होंने ये एक तहरीक शुरू थी कि भारत जोड़ो, मिल के रहना है हिंदुस्तान में, एक गुलिस्तान है हमारा, यहाँ पे सभी को मिल के रहना है, हम बुलबुलें हैं इसकी जो हैं। मैं समझता हूँ कि उसी तरीके से हमारे को यहीं पे मिल के रहना है, यहीं पे रहना है, यहीं पे अपनी ज़िंदगी को अच्छी और अपने मुस्तकबिल को दरख्शां बनाना है। तो मैं समझता हूँ कि संजीदा तौर से हर एक को सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान मोदी की मुखालिफत कर रहे हैं या मुसलमान बीजेपी की मुखालिफत कर रहे हैं। बात यह है कि हिंदुस्तान के अच्छे दिन अगर आना है तो सभी को मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को मिलकर ही एक संजीदा तौर से जिद्दोजहद करनी चाहिए, ताकि हम हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतर या ताबनाक बनाने की एक कोशिश के या एक पहल के हिस्सेदार बन सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं इसी बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।